बेटा रमेश, देखो 2:30 बजने को आए हैं। तुम्हारे बाबूजी अब तक खाना खाने नहीं आए। लगता है दुकान पर भीड़ ज्यादा है। आज तो रविवार है। तुम जाकर उनकी थोड़ी मदद कर दो, वो आकर कुछ खा लेंगे। इस तरह तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। भावना जी अपने छोटे बेटे रमेश से कहती हैं। रमेश बोला, क्या माँ, एक रविवार ही तो मिलता है, उस दिन भी आप मुझे दुकान पर भेजना चाहती हैं। मेरे कपड़ों को देखिए, क्या आपको लग रहा है इन कपड़ों में कोई दुकान पर बैठता है? और माँ, आप बचपन से आज तक हर काम मुझे क्यों कहती हैं? भैया को क्यों नहीं कहती? आज वो भी तो घर में बैठे होंगे। इतना कहकर रमेश ने अपना पल्ला झाड़ लिया। भावना जी मुस्कुराकर बोली, तुम पहले भी बहाना बनाते थे, आज भी बहाना बना रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे बड़े भाई उमेश से कहती हूँ। भावना जी बड़े बेटे के कमरे पर दस्तक देने लगी तो उनकी बड़ी बहू शांति, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी, वो कमरे से निकली और बोली, क्या बात है मम्मी जी, दरवाजे को क्यों पीट रही है? आपको पता है ना, रविवार का दिन ही मिलता है जब हम दोपहर में थोड़ी नींद लेते हैं। आपको मेरा थोड़ा सा आराम करना भी पसंद नहीं है। भावना जी बोली, नहीं बहू, जरूरी बात नहीं होती तो। शांति बोली, अब नींद तो खराब कर ही दी, तो बताइए क्या काम था? भावना जी ने पूरी बात शांति को बताई। शांति ने बात को वहीं टालना चाहा। इतने में उमेश की नींद भी खुल गई। उमेश बोला, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या माँ? भावना जी बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी अभी तक खाना खाने नहीं आए हैं। ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो क्या तुम उन्हें खाना पहुंचा दोगे? उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। उमेश बोला, आप जरूर पहले रमेश के पास गई होंगी, पर उसने बहाना बना दिया होगा, तो आप मेरे पास आ गई। ये अच्छा है माँ, सारे काम बड़े बेटे से करवा लो और सारी मलाई छोटे बेटे को खिला दो। ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगी? खाने का डब्बा तैयार कीजिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। बस माँ, थोड़ा ख्याल मेरा भी रखा कीजिए। भावना जी मुस्कुराती हुई जल्दी से पति के लिए खाने का डब्बा पैक करने लगी। लो बेटा, जाओ जल्दी से उन्हें खाना दे दो। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। पता नहीं काम के बोझ में कैसे अपनी भूख को बर्दाश्त करके रखा होगा। जरा ध्यान से जाना। उमेश बोला, हाँ माँ, मैं ध्यान से जाऊंगा और बाबूजी को खाना भी खिला दूंगा। बस आप भी मेरा ध्यान रखना। आज जब बाबूजी आए तो प्लीज उनसे बात कीजिएगा। मोटरसाइकिल चला चला कर मैं थक गया हूँ। इतना कहकर उमेश चला गया। बेटे को देखकर मनोहर लाल जी बहुत खुश हुए, क्योंकि दोनों बेटों में से कोई भी कभी दुकान पर नहीं आता था। दुकान पर बैठना वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वो गांव से एक गरीब किसान के बेटे किशन को साथ ले आए थे, जिसे वो पढ़ाते लिखाते और अपने साथ काम का हुनर भी सिखाते थे। किशन उमेश से डब्बा लेते हुए बोला, अरे भैया, आप आओ ना, मैं आपको नए ग्राहकों और कर्मचारियों से मिलवाता हूँ। उमेश बोला, खबरदार, जो मुझे भैया बोला, मुझसे रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत करना। खुद को देखो और मुझे देखो। ये डब्बा लो और बाबूजी को खाना निकाल कर दो। मनोहर लाल जी बोले, मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें दुकान पर आना पसंद नहीं। जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा होगा। जब तक मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, उसके गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। जाओ अपनी माँ से कह देना, मैंने खाना खा लिया। उमेश खुश हो गया कि आज बाबूजी को उसने खुश कर दिया है। रात के 8:30 बजे मनोहर लाल जी घर आए। भावना जी बोली, सुनो जी, क्या जीवन भर मेहनत ही करते रहोगे? कभी तो आराम कर लिया करो। आपकी उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, पर आप हैं कि काम छोड़ना नहीं चाहते। कुछ तो अपने शरीर पर दया कीजिए। सच कहते हैं लोग, पत्नी की कोई नहीं सुनता। काश कि आज अम्मा जी होती तो हाथ पकड़कर आपको घर में बैठा देती। भावना जी की बात सुनकर मनोहर लाल जी हंसने लगे और बोले, भावना, एक पत्नी में मैंने अनेकों किरदार देखे हैं। कई बार तो तुम माँ के किरदार में आती हो और मुझे समझाती हो। जब मैं उदास हो जाता हूँ तो तुम एक सखी के रूप में मेरा साथ निभाती हो। जब परिस्थितियां खराब हो तो अर्धांगिनी के रूप में तुमने हमेशा मेरे दुख दर्द को बांटा है। आखिर तुम क्या हो? भावना जी बोली, बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। बात को घुमाइए मत और मेरी बात पर विचार कीजिए। मनोहर लाल जी बोले, तुम जानती हो, तुम्हारे दोनों बेटे दुकान पर नहीं बैठेंगे। याद है ना, इस दुकान को हमने कैसे शुरू किया था? तुम्हारे आने से पहले ये बस एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिस पर गिने चुने ग्राहक आते थे। तुम्हारे शुभ कदम जब उस दुकान में पड़े थे, याद है तुम्हें कितने लोग आए थे? सब कहते थे, मनोहर लाल लक्ष्मी लेकर आया है। ये दुकान हमारी माँ जैसी है। भावना, इसे कैसे बंद कर दूं? तुम ही बताओ, कौन संभालेगा इसे? बातों बातों में देर हो गई। तभी छोटी बहू अनीता आई और बोली, मम्मी जी,
हम सब ने खाना खा लिया है। आपने कहा था आप बाबूजी के आने के बाद खाएंगी, तो आपके लिए खाना छोड़ दिया है। क्या उसे गर्म कर दूं या आप खुद कर लेंगी? भावना जी मुस्कुराकर बोली, नहीं बहू, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं खुद गर्म कर लूंगी। अगली सुबह मनोहर लाल जी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी उमेश आया और बोला, बाबूजी ये लीजिए चाय। मनोहर लाल जी ने हैरानी से उमेश को देखा, फिर बोले, क्या बात है, आज तुम चाय लेकर आए हो? उमेश बोला, हाँ, सोचा चाय के साथ साथ आपसे कुछ बातें भी कर लूंगा। क्या माँ ने आपको रात में कुछ नहीं बताया? मनोहर लाल जी बोले, किस विषय में? उमेश बोला, मैं जानता था माँ भूल जाएंगी। बाबूजी, मोटरसाइकिल से ऑफिस आने जाने में अब दिक्कत होती है। गर्मी के कारण कई बार बीमार पड़ चुका हूँ। आधे पैसों का जुगाड़ मैंने कर लिया है। अगर आप बाकी आधे दे देते तो बड़ी मदद हो जाती। मनोहर लाल जी बोले, बेटा पैसे तो मैं दे दूं, पर गाड़ी हाथी की तरह होती है। खरीदने में जितना पैसा लगता है उससे ज्यादा उसके चारे में और उसकी देखभाल में लगता है। क्या वो कर लोगे? उमेश बोला, हाँ, वो सब मैं देख लूंगा। मनोहर लाल जी ने उमेश को चेक भर के दे दिया। छोटी बहू अनीता ये सब देखकर जल्दी से पति रमेश के पास गई और उसे पूरी बात बताई। उमेश जैसे ही ऑफिस के लिए निकला, रमेश पिता के पास आकर बैठ गया और बोला, बाबूजी आप दुकान जाएंगे? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। पिता आखिर पिता होता है। बच्चों के हाव भाव को देखकर ही मनोहर लाल जी सब पता लगा लेते थे। वो बोले, बेटा तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। रमेश बोला, बाबूजी मैं अभी तक स्कूटी से ही ऑफिस जाता था। सभी लोग हंसते हैं कि स्कूटी तो महिलाओं के लिए है। अब भैया के जैसे मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। सोच रहा हूँ इस स्कूटी को बेचकर एक मोटरसाइकिल ले लूं। तो क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? आधे पैसों का मैंने जुगाड़ कर लिया है, आधे आप दे दीजिए। जैसे ही कुछ अच्छे पैसे कमा लूंगा मैं आपको वापस कर दूंगा। मनोहर लाल जी हंसने लगे और बोले, नहीं नहीं बेटा, वापस करने की क्या जरूरत है? आखिर मैं पाई पाई किसके लिए जोड़ता हूँ। उन्होंने रमेश को भी चेक साइन करके दे दिया। थोड़ी देर बाद किशन आया और बोला, बाबूजी मैं दुकान पर जाता हूँ, आप आराम से नाश्ता करके आना, वरना माँ जी आपके कारण भूखी रह जाएंगी। मनोहर लाल जी किशन के सिर पर हाथ रखकर बोले, सब अपने लिए सोचते हैं, एक तुम ही हो जिसे मेरी चिंता है। जरूर मेरा पिछले जन्म का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रहा होगा जो इस जन्म में भी चल रहा है। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे और लंबी आयु दे। तुम जाओ, मैं आता हूं। तभी कमरे से आवाज आई, सुनो जी, अब तो नहाकर कुछ खा लो। अब आपकी उम्र नहीं रही कि 2 टाइम खाए और बैल की तरह खटते रहे। मनोहर लाल जी हंसकर बोले, आ रहा हूं भाग्यवान, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। ईश्वर हर किसी को तुम जैसी पत्नी दे। समय बीता। दोनों बेटे किसी ना किसी बहाने से अक्सर ही मनोहर लाल जी से पैसे लेते रहते थे। एक रोज भावना जी बोली, लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है जिस पर बहुत खर्चा होता है, पर देखिए बेटी पर हमने एक बार खर्च किया और वो ससुराल चली गई। पलटकर आज तक उसने हमसे 1 रुपये की मदद नहीं मांगी। हमारे दोनों बेटे कमाते और जमा करते हैं। घर और उनके ऊपरी खर्चे भी आप उठाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? मनोहर लाल जी बोले, भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? कल को अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये बेटे ही तो काम आएंगे। और बेटी को भी कहां मैंने कभी कुछ देने से इनकार किया है। गर्मी प्रचंड पर चल रही थी। किशन की तबीयत ना खराब हो जाए ये सोचकर मनोहर लाल जी ने उसे दुकान पर छोड़ दिया और बोले, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा, तुम्हारे आने जाने से कहीं तुम्हारी तबीयत ना बिगड़ जाए। उन्होंने अपना पुराना स्कूटर उठाया और घर की तरफ चल दिए। अचानक से उन्हें चक्कर आने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। आसपास के कुछ लोगों ने जल्दी से उन्हें उठाया और अस्पताल ले गए और उनके घर खबर कर दी। भावना जी ने तुरंत सबको खबर की। बेटी दामाद कुछ घंटों में अस्पताल पहुंच गए। भावना जी ने इधर उधर देखा तो सामने से किशन दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ जी, बाबूजी को मेरी वजह से चोट लग गई। अगर मैं खाना लेने आ जाता तो उन्हें चोट ना लगती। इतना कहकर वो रोने लगा। भावना जी बोली, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद उनके भाग्य में ये कष्ट लिखा था। पर दोनों भैया क्यों नहीं आए? वहीं मौजूद बेटी रेखा बोली। रेखा के पति राजीव बोले, रेखा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मेरी उन दोनों से बात हुई थी। उन्होंने कहा दफ्तर से छुट्टी लेने से हमारा आधे दिन का पैसा कट जाएगा और हम सब यहाँ हैं ही देखने के लिए।
तो वो शाम को आएंगे। ये सुनकर रेखा गुस्से में आ गई। भावना जी बोली, बेटा तुम नाराज मत हो, ऐसा ही कुछ समय हमें दिखाएगा, इसका अंदेशा था मुझे। अभी तुम अपने बाबूजी के लिए प्रार्थना करो। सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे, तभी डॉक्टर आए और बोले, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, उनके सिर से बहुत खून बह गया है, हमें खून चढ़ाना होगा, पर उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। क्या उनका कोई बेटा नहीं है? उनका खून तो मैच कर जाएगा, तो आप उन्हें बुलवा लीजिए। भावना जी कुछ कहती उससे पहले ही किशन आगे बढ़कर बोला, डॉक्टर साहब, मेरे खून पर बाबूजी का हक है, मेरे शरीर से पूरा खून निकाल कर उन्हें दे दो, पर उन्हें ठीक कर दो। डॉक्टर हैरान थे। भावना जी बोली, ये बेटे से भी बढ़कर है, काश किसके जैसा दिल उनके बेटों का भी होता। रेखा बोली, डॉक्टर साहब, आप हम सबका ब्लड टेस्ट कीजिए। सबका ब्लड टेस्ट हुआ। राजीव ने यह खबर उमेश और रमेश को भी दी। दोनों बोले, गर्मी का मौसम है, ऐसे ही तबीयत खराब रहती है, ऊपर से आप खून देने की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो हमारी पत्नी और बच्चों को कौन संभालेगा? पैसे खर्च करके किसी दूसरे अस्पताल से खून मंगवा लो। देखने वाला ऊपर बैठा है। किशन का ब्लड ग्रुप मनोहर लाल जी से मैच कर गया। किशन ने खून दे दिया, फिर मुस्कुराकर बोला, माँ जी, मैं दुकान पर जाता हूँ, बिना बाबूजी के कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। बाबूजी जब ठीक हो जाएंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे पीछे किशन ने दुकान नहीं संभाली। भावना जी बोली, क्यों रे किशन, किस जन्म का कर्ज चुका रहा है? तूने मेरी कोख से क्यों नहीं जन्म लिया? आज तो तू बेटे से भी बढ़कर निकला। सच कहते हैं तेरे बाबूजी, तुम वो हीरा हो जिसकी चमक हर किसी को नहीं दिखती। राजीव आगे बढ़कर बोले, किशन, अभी तुम दुकान पर नहीं जाओगे, अभी अभी तुमने खून दिया है, तुम खा पी कर आराम करो। मैं जाकर दुकान देख लेता हूँ और गले में ताला लगा दूंगा, कह दूंगा जिसे भी पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन कर दे। इतना कहकर राजीव दुकान पर चले गए। हफ्ते तक मनोहर जी को अस्पताल में रखना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, मनोहर बाबू की जान तो बच गई है, मगर सिर पर चोट लगने और ज्यादा खून बह जाने के कारण अब वो आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। भावना जी मनोहर लाल जी को अस्पताल में रखना चाह रही थी ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके, पर उनके दोनों बेटों ने कहा, माँ, पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इन्हें घर ले चलते हैं। अस्पताल में भी बेटी दामाद मिलने आते। किशन दुकान संभालता और घर के लिए सब्जी भाजी सब लाता। दोनों बेटे बहू जब माँ सामने मिलती तो पिता के बारे में पूछ लेते। बेटी अपने घर परिवार को छोड़कर आखिर कितने दिन मायके में रह सकती है, तो वो ससुराल चली गई। करीब 1-2 महीने तक सब ऐसे ही चलता रहा। भावना जी दिन रात घर के काम और मनोहर लाल जी की सेवा करती रही। जब कभी वो रसोई में होती, बहुओं को कहती, एक बार जाकर देखना कहीं तुम्हारे ससुर जी को कुछ चाहिए तो नहीं। उस पर बड़ी बहू शांति कहती, मम्मी जी, हमारे लिए रोटी चाहे मत बनाइए, पर हमसे उस कमरे में जाने के लिए मत कहिए। बाबूजी की आंखों के इशारों को आप ही समझ सकती है, फिर आपके कमरे से बदबू भी बहुत आती है। भावना जी अपने बेटों की तरफ देखती तो बेटे कहते, माँ, एक तो बाबूजी की वजह से पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर घर में रोज चिक चिक वो अलग, थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिए। इतना कहकर दोनों बेटे चले गए। भावना जी सोचने लगी, जिन बच्चों के लिए उनके पिता पूरी जिंदगी मजदूरों की तरह काम करते रहे, आज वही पिता उनके लिए बोझ हो गए। माँ बाप के स्नेह को शायद वो भूल गए हैं, तभी उनके लिए आज पैसा मायने रखने लगा है। बच्चे अपना फर्ज एक पल को भूल भी सकते हैं, पर एक पत्नी अपने पति के प्रति अपना फर्ज कैसे भूल सकती है। भावना जी दिन रात पति की सेवा में लगी रहती। उन्होंने घर का कामकाज करना छोड़ दिया। दोनों बहुएं रोज ताना देती, घर का एक काम नहीं करती हैं, ऊपर से बोझ बन के घर में दोनों रह रहे हैं। अब दोनों बहुओं ने अपनी अपनी रसोई बांट ली। अब किसी बहू की मर्जी होती तो मनोहर बाबू और भावना जी के लिए 2 रोटी कमरे में छोड़ जाती, या फिर कह देती, वक्त मिले तो अपने लिए रोटी बना लीजिएगा। धीरे धीरे जिंदगी बद से बदतर होने लगी। एक रोज भावना जी ने सारी बात बेटी को बताई। रेखा बोली, माँ, आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? रेखा ने राजीव को सारी बात बताई। राजीव और रेखा एक हफ्ते के लिए वहां आए। कुछ रोज सब कुछ ठीक रहा। जब राजीव ने अपने सालों से बात की तो उन्होंने कहा, जीजा जी, ये हमारे घर का मामला है, आप दखल ना दें तो ही बेहतर होगा। राजीव बोले, ये सिर्फ आपके घर का मामला कैसे हुआ? जब आपकी बहन का रिश्ता मेरे साथ हुआ था, उस दिन से मेरा रिश्ता इस घर से जुड़ गया था। दोनों भाइयों ने ना बहन की सोची, ना बहनोई के सम्मान की।
बहुत बहस हुई। रेखा चुपचाप माँ के साथ घर से निकली तो उमेश बोला, खुद तो जा रही हो, अपने पति को भी साथ ले जाओ। रेखा राजीव से बोली, आप कुछ देर के लिए बाबूजी के पास बैठिए, मैं माँ के साथ कुछ ही देर में वापस आती हूँ। दोनों भाई सोचने लगे, आखिर ये माँ को ले कहाँ जा रही है। भाभियां बोली, हो सकता है जाने से पहले माँ को सारा सामान खरीद कर दे जा रही हो। अच्छा है, कुछ खर्चा तो कम होगा। इतना कहकर सब अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद रेखा भावना जी के साथ आई। रमेश बोला, आ गई माँ घूमकर, पर खाली हाथ क्यों आई? क्या हुआ, किसी ने उधार भी नहीं दिया क्या? इतना कहकर दोनों बेटे हंसने लगे। रेखा बोली, माँ और बहन की बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती, शायद सरकारी मेहमान की बात समझ में आ जाए। रमेश ने देखा तो पीछे से काले कोट में एक वकील था, जिसे देखकर दोनों भाई हैरान थे। वकील ने दोनों भाइयों को कहा, आपका ये घर और दुकान, हर चीज मनोहर बाबू के नाम से है और उनकी पत्नी जीवित है, तो सारी संपत्ति उनकी है। अब ये घर वो बेचना चाहती है, तो आपको 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। आप इस मकान को खाली करके कहीं और चले जाएं। अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको सरकारी मेहमान बनना पड़ सकता है। इतना कहकर वकील चला गया। दोनों बेटे बहू भावना जी के पैरों में पड़ गए और बोले, माँ आप सोचिए, आपके बच्चे दर दर भटकेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और बाबूजी को अभी हमारी जरूरत है, क्या बेटों के रहते आप बेटी दामाद से मदद लेंगी? भावना जी उठकर खड़ी हुई और बोली, दामाद जी, इन लोगों से कह दीजिए 1 महीने तक ये पिछले दरवाजे से आना जाना करेंगे, मैं इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इतना कहकर भावना जी वहां से चली गई। 4 दिन बाद रेखा भी अपने घर वापस चली गई। किशन दुकान की पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा था। भावना जी ने दुकान पर जाकर सभी कर्मचारियों से विनती की कि किशन की मदद करें। करीब 1 महीना होने को आ ही गया। ना चाहते हुए भी दोनों बेटों को किराए के मकान में जाना पड़ा। बहुत सेवा करने के बाद भी मनोहर बाबू को बचाया नहीं जा सका और 4-5 महीने बाद वो दुनिया से चले गए। अब इतना बड़ा घर भावना जी को काटने को दौड़ रहा था। बेटी दामाद के कहने पर भावना जी ने उस घर और दुकान को बेचकर बेटी के शहर में एक छोटा सा मकान लिया और वहीं एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, जिसे किशन संभालता था। अब जो भी आमदनी होती थी उसका आधा हिस्सा किशन को दिया जाता था, ताकि वो अपने भविष्य के लिए कुछ सोच सके। भावना जी को हर पल लगता कि दुनिया बिल्कुल वीरान है, पर उन्हें बेटी दामाद और किशन का सहारा मिला। भावना जी ने किशन की शादी एक अच्छी लड़की से करवा दी, जो वहीं दुकान के बगल वाले कमरे में रहती और भावना जी को मां सा सम्मान देती। समय बहुत बलवान है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। भावना जी अकेली जीने तो लगी थी, पर मनोहर बाबू की याद हर दिन उन्हें सताती थी। जब भी दोपहर में खाने का वक्त होता, वे उनकी तस्वीर को देखकर खून के आंसू रोती थी और कहती, आप तो चले गए, परंतु बच्चों ने जो मुझे दर्द दिया, उस दर्द के साथ मुझे जीना होगा। मुझे कब अपने पास बुलाओगे? अब थक गई हूं, अब तो अपने पास बुला लो। समय बीता। भावना जी ने अपना घर और बचे हुए पैसे अपनी बेटी के नाम कर दिए। दुकान उन्होंने किशन के नाम कर दी, क्योंकि जो बेटों ने नहीं किया वो उस पराये लड़के ने उनके और उनके पति के लिए किया था। इसे वो कभी भूल नहीं पाएंगी। दोस्तों, क्या पैसा इतनी बड़ी चीज है जिसके आगे माता पिता के स्नेह और उनके त्याग को भी बच्चे भूल जाते हैं? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।